से आज हम आए हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए, जो कि श्रीमती इंदु चौहान जी है, जमशेदपुर में वरदान क्लिनिक से। चलिए उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मैम, अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। मैं जमशेदपुर में पिछले 38 इयर्स से यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और यहाँ पर मैं स्त्रियों का इलाज करती हूँ। अब आप समझ गए होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ मतलब हम लोग जितनी स्त्रियों की समस्याएं होती हैं, खासकर गायनी से और ऑब्स्टेट्रिक्स। गायनी का मतलब है जो उनमें बीमारियां होती हैं प्रजनन तंत्र की, और ऑब्स्टेट्रिक्स जो डिलीवरी की समस्याएं होती हैं, तो मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैम, जैसे आप इलाज करती हैं, तो अभी आप क्या देखती है, यंग एज की जो लड़कियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यंग लड़कियों में आजकल, हाँ, तो आजकल जो हम देख रहे हैं यंग लड़कियों में, जिसको कि हम लोग एडोलेसेंट ग्रुप बोलते हैं, मतलब कि जब लड़कियां नया नया उनको मासिक धर्म होना चालू होता है, तो एडोलेसेंट एज में कुछ समस्याएं लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं। जैसे उनको मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं, उनका मासिक धर्म इरेगुलर हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। ये तो बहुत सामान्य समस्याएं होती हैं जो कि उम्र के साथ में धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोगों को विचार करना बहुत ज़रूरी है, और आजकल की लड़कियों को, छोटे बच्चों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने में मिलती है। इसमें क्या होता है, लड़कियों का जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र है, वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर से मतलब है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि मासिक चक्र का एक टाइम होता है, 28 से 30 दिन में मासिक आना चाहिए, और 4 से 5 दिन या 7 दिन तक वो नॉर्मली रहता है। लेकिन इन बच्चियों में, इन लड़कियों में क्या होता है, इसका कोई समय नहीं होता है। 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, किसी किसी को तो 6 महीने तक भी रुक जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो पीसीओडी है, ये जो मासिक धर्म इरेगुलर हो रहा है, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है। इसका कारण जो होता है वो कुछ और होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स के चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इंसुलिन एक हमारे शरीर में हार्मोन होता है जो कि शुगर को मेटाबॉलाइज करता है या शुगर को डाइजेस्ट करता है। इन लड़कियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इनमें बहुत सारी अलग तरह की समस्याएं भी आगे जाकर आ सकती हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इनमें मेल हार्मोन्स, जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, कुछ लड़कियों में उसकी मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनको हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, मेल टाइप हेयर ग्रोथ हो जाती है, इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये समस्या का निदान में बहुत ज़रूरी है कि पहले तो जाना जाए कि पीसीओडी क्या है, इसका इलाज क्या है, और क्या हम किसी भी तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो मैम, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीसीओडी जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें जीवन शैली, लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लड़कियां अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगी, उसको सही रखेंगी, इसमें क्या, जैसे एक तो उनको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, मतलब लड़कियों को खेल कूद में ध्यान देना है, उनमें भाग लेना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम वो ऐसे नॉर्मल वॉकिंग कर सकती हैं सुबह शाम। जब भी स्कूल की बच्चे हैं, कॉलेज की बच्चे हैं, इनको कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो किसी भी वक्त ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी अगर वॉकिंग करेंगी तो इनको हेल्प होगी। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खान पान का ध्यान रखना है। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और ऐसा खाना जो कि आपका वज़न बढ़ाता है, क्योंकि वज़न अगर बढ़ेगा तो पीसीओएस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी लड़कियों का मकसद होना चाहिए कि जब इनका वज़न जो है वो एक आइडियल वेट रहे। लेकिन आजकल आप लोग सब भी देख रहे हैं कि मोटापा एक समस्या बन गया है। हम लोग इतना ज़्यादा मोटापा देख रहे हैं, इसमें मोटापा होने से पीसीओडी की समस्या होती है, या हम बोलें पीसीओडी अगर है और लड़की का वज़न ज़्यादा है तो हमको उसको कंट्रोल करने में भी बहुत समस्या होती है। तो मैम, ये जो पीसीओडी अगर हो जाता है तो ये इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ठीक भी कर सकते हैं इसको? नहीं, अगर हम बोलें कि ठीक तो नहीं होता है ये, खाली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वज़न आपने अपना ठीक रखा, आपने अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखी, खान पान पे ध्यान दिया कि फ़ास्ट फूड, चिप्स है,
कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और जितना प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड किया, अपना हेल्दी फूड लिया, तो आपको ये थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, आपका पीरियड्स रेगुलर होंगी, आपका शुगर वगैरह सब मेंटेन रहेगा। और कुछ कभी कभी हम लोगों को हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं, जिस टाइम टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो हमारी कुछ पिल्स होती हैं जो उसको कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं। उन पिल्स से, उन टैबलेट से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नीचे जाता है और उनका पीरियड भी, जो मासिक चक्र है वो भी रेगुलर नियमित हो जाता है। तो मासिक चक्र नियमित करना इन लड़कियों में हमारा एक मकसद होता है, हमारा एम होता है, क्योंकि अगर 2, 3, 4 महीने में अगर मासिक आता है तो आगे जाके फ्यूचर में जब उनकी उम्र ज़्यादा होगी तो कई तरह के कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो बात होगी मैम यंग लड़कियों की। इसके बाद जैसे जो कोई मैरिड वुमेन आपके पास आती है जो गर्भ धारण कर रही हैं, उनको आगे चल के क्या प्रॉब्लम होते हैं? हाँ, किस तरीके का प्रॉब्लम आप देख रही हैं? ये जो गर्भ धारण करने वाली जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा जो एक समस्या है वो है एक तो खून की कमी की, एनीमिया। हमारे यहाँ पर महिलाओं में अक्सर खून की कमी पाई जाती है, और अगर जिस महिला में खून की कमी है वो अगर गर्भ धारण करेगी तो गर्भ धारण से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी वो ज़्यादा होंगी उसको। तो एक तो खून की कमी बहुत जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, काफ़ी व्याप्त है ये वाली परेशानी। तो हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि जो भी महिला जब गर्भ धारण के बारे में सोचती हैं तो उनको सबसे पहले अपना एक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। उसमें उनको हीमोग्लोबिन, अपना खून जांच कराना चाहिए, जिसमें हीमोग्लोबिन, थायराइड की एक समस्या है जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर भी नुकसान होता है, मरीज़ को या महिला को भी दिक्कत हो सकती है, तो अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जिसके अंदर की खून की कमी नहीं होनी चाहिए और थायराइड जो है उसका लेवल सही होना चाहिए। दूसरा, आजकल हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं, विटामिन डी की कमी। हम लोग पहले सोचते थे कि हमारे देश में विटामिन डी की कमी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे विटामिन डी की बहुत कमी होती है, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो काफ़ी इंडोर्स रहती हैं, बाहर बहुत कम निकलती हैं वो, या निकलती हैं तो बहुत अपने आप को कवर करके निकलती हैं, सनस्क्रीन वगैरह लगाती हैं। इससे क्या होता है कि विटामिन डी हमारा शरीर कैसे बनाता है? सूरज की रोशनी से बनाता है। तो अगर सूरज की रोशनी सही तरीके से स्किन पे नहीं पड़ती है तो उससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो गर्भ धारण कर रही हैं। दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी जो आजकल हम देखते हैं वो ये है कि महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है। उसका कारण क्या है? ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है कि इनफर्टिलिटी के या बांझपन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि महिलाएं जो हैं वो आजकल, लड़कियां पढ़ाई में अब ध्यान देती हैं तो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, इससे थोड़ा देर से शादियां होती हैं। देर से शादी होने की वजह से गर्भ धारण में बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर शादी देर से होती है तो और वेट नहीं करना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए और समय पे गर्भ धारण करना चाहिए। हाँ मैम, जैसे कि अभी देख रहे हैं यूट्रस कैंसर के बारे में बहुत सुना जा रहा है, ये कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स है? जैसे पीसीओडी के बारे में आपने बताया, हेयर ग्रोथ है, वेट बढ़ना है, तो ये क्या है कि जिससे पता चले? आपने जो बात की कि महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर क्यों होता है, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं या उनसे हम लोग बच सकते हैं, या हम स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, कि स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ये नंबर 1 कैंसर है महिलाओं का। गर्भाशय का कैंसर हमारे देश में नंबर 2 पे आता है, लेकिन गर्भाशय का कैंसर अगर हम चाहें तो इसको हम लोग बचाव कर सकते हैं। कैसे बचाव कर सकते हैं? इसकी हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब इसके हर एक कैंसर के कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। गर्भाशय कैंसर के भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे बहुत छोटी उम्र में शादी होना। अगर बहुत 14, 15, 16 साल की उम्र में शादी होती है, जिस समय कि शरीर पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं होता है, और उस समय अगर वो संबंध बनाती है लड़की पति के साथ में, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। सेकंड, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साफ़ सफाई का ध्यान दोनों पार्टनर्स को रखना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखने से गर्भाशय के कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर एक वायरस होता है जिसको कि हम लोग HPV वायरस कहते हैं।
एचपीवी वायरस जो होता है वो मेल्स में या लड़कों में वो एक नॉर्मल वायरस होता है, लेकिन ये अगर फीमेल में आ जाता है, एंटर करता है संभोग के द्वारा, तो इसमें गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हुए रिस्क फैक्टर। अब इन रिस्क फैक्टर से कैसे बचा जाएगा? एक तो बहुत कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम उम्र में लड़की को संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा एक रिस्क फैक्टर होता है मल्टीपल पार्टनर्स, ये भी एक रिस्क फैक्टर है गर्भाशय के कैंसर के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे पास एचपीवी के अगेंस्ट में एक वैक्सीन है। एचपीवी वैक्सीन सभी लड़कियों को लगवाना चाहिए। अगर 14 साल से पहले ये वैक्सीन लगाया जाता है तो सिर्फ एक डोज़ लगाना काफ़ी होता है, लेकिन 14 साल से लेकर 40 साल की सभी महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाना चाहिए। इसका पूरा डोज शेड्यूल होता है 3 डोजेज़ का। एक लगा, पहला डोज लगा जिसको हम 0 बोलते हैं, अगला डोज 1 महीने बाद होता है और तीसरा डोज 6 मंथ्स के बाद होता है। तो एचपीवी वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, इसको ज़रूर लगाना चाहिए, सब महिलाओं को लगाना चाहिए। और अब तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ही ले लेना चाहिए ताकि सब बच्चों को ये लग जाए। इवन अभी तो ये रेकमेंड करते हैं कि लड़कों को भी देना चाहिए। तो ये आपका एक इससे बचाव का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका एक और है जो ये है कि सभी महिलाओं को एक बार जब वो रिश्ते में आती हैं या शादी हो जाती है, हर 3 साल में उनको एक टेस्ट कराना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसमें 2 मिनट लगते हैं। ओपीडी टेस्ट है ये। इसमें गर्भाशय में जो पानी होता है उसकी जांच की जाती है। उस पानी के जांच से अगर गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना है तो हम लोग उसको 8 से 10 साल पहले ही पकड़ सकते हैं और उसी वक्त हम उसका निदान कर सकते हैं। तो ये एक इतना सिंपल टेस्ट है कि अगर सब महिलाएं इसको बिल्कुल रूटीनली टेस्ट कराएंगी तो हमको शायद हम लोग जो गर्भाशय कैंसर के जो नंबर हैं, जो उनका इंसिडेंस हम बोलते हैं किसी भी बीमारी का, उसको हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारी एक सोसाइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं किसी भी बीमारी का, उसको हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारी एक सोसाइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी। तो हमारा एक एम है फॉक्सी का कि हम जो हो सके महिलाओं का जो गर्भाशय का कैंसर है इसको जितना कम कर सकें अवेयरनेस करके महिलाओं में। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और ये स्क्रीनिंग मेथड एक अवेलेबल है। अगर हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं, सब महिलाएं स्क्रीनिंग करा रही हैं, तो जहाँ थोड़ी सी समस्या होगी उसी वक्त हम उसका निदान कर सकते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में, हमारे ओपीडीज़ में हम महिलाओं को जब देखते हैं गर्भाशय कैंसर की, तो वो इतने एडवांस्ड स्टेज में आती हैं कि हम उनका इलाज कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं। और मैम जैसे इस एज के बाद जो ओल्ड एज है उस पे क्या प्रॉब्लम है इससे? ओल्ड एज में जैसे मेनोपॉज के बाद में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मेनोपॉज के बाद में महिलाएं अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि कुछ समस्याएं मेनोपॉज के बाद ज़्यादा होती हैं। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें आपकी जो हड्डियां हैं उसमें जो कैल्शियम होता है वो बहुत कम हो जाता है। कैल्शियम का डिपॉजिट जो होता है वो होता नहीं है, तो हड्डियाँ अगर मैं एक साधारण भाषा में बोलूँ तो एकदम जाली जैसी हो जाती हैं। जब हड्डियाँ जाली जैसी हो जाएंगी तो उसमें ताकत नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा भी चोट लगने से, गिरने से हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। और आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि बुज़ुर्ग महिलाओं में जब हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो वो कभी कभी उनको जानलेवा साबित होता है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब एक बार मेनोपॉज हो गया, या हम लोग बोलते हैं जब मासिक खत बंद हो गया महिलाओं का, तो उनको रेगुलरली, बिल्कुल नियमित तौर पर कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम आप अपनी खुराक में ले सकते हैं, डाइट में ले सकते हैं, और आप नहीं तो अगर नहीं उतना ले पाते हैं तो कम से कम कैल्शियम की एक टैबलेट खा सकते हैं। कैल्शियम किस में होता है हम सभी जानते हैं, दूध है, फल, अंडे हैं, इसमें कैल्शियम होता है। नहीं तो कैल्शियम का एक गोली खा सकते हैं आप, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा समुचित रहे। और महिलाओं को मेनोपॉज के बाद में एक बहुत ज़रूरी है वो कि उनको अपनी लाइफ को बहुत एक्टिव रखना है। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑस्टियोपोरोसिस को
डिले करती है या प्रिवेंट करती है। तो महिलाओं को अपना एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, और जैसा मैंने कहा, जो टेस्ट कहा था मैंने, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको पैप्स टेस्ट कहते हैं, पैप्समेयर टेस्ट अपना टाइम टाइम पर कराते रहना चाहिए। मैम, बहुत सी वुमेन जो है आपके पास आती होगी रूरल एरिया से भी, जो कभी ना कभी एक झोला छाप डॉक्टर के संपर्क में आई होंगी। उसको वो जब आपके पास आती है तो आपको किस तरीके को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो इलाज ढंग से नहीं होता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैंने अभी आपको जो बात बोली कि हमारे पास जो गर्भाशय के कैंसर की महिलाएं आती हैं बहुत एडवांस स्टेज में आती हैं, जबकि वो बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी महिलाएं पहले इधर उधर घूम कर ही आती हैं ज़्यादातर। ये जो मैं बोलूँगी सबको समझना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर से क्या मतलब हुआ, उनको तो नॉलेज नहीं है ना, वो जानते नहीं है, वो ठीक, वो अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन इससे समस्या क्या है कि अगर छोटा मोटा कोई चीज़ है तो आपको वैसे भी ठीक होना है, उनके पास गए तो भी ठीक होंगे। लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उसको में आप अगर इन लोगों के पास जाते हैं तो होता क्या है कि आपकी बीमारी उस लेवल पे आ जाती है, उतनी दूर तक पहुंच जाती है कि जब हम लोग, जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि हम हर एक चीज़ के लिए, हम पढ़ाई करते हैं तो स्कूल जाते हैं, इधर उधर तो नहीं जाते हैं। जो भी काम हमको करना है तो हम उसके हिसाब से उसी के जगह जाते हैं। इसीलिए अगर आपको इलाज करवाना है तो आप सही डॉक्टर के पास जाइए। अभी तो सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, सदर अस्पताल अच्छे हैं, आयुष्मान भारत है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको इधर उधर नहीं जाके, झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाके, सही जगह जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी आपके पास जो आपकी पूंजी है वो आपकी सेहत है। आप उस सेहत के ऊपर आप कोई भी किसी भी तरह की आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी सेहत के लिए सही जगह जाइए, सही लाइफस्टाइल यूज़ रखिए, अपनी एक्सरसाइज करना है, सही तरह का भोजन करना है, और सही तरह का खान पान, और जब भी कभी कोई परेशानी आए तो सही डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना है। मैंने सुना श्रीमती इंदु चौहान ने हमें क्या क्या जानकारी दी। आशा करते हो ये सब आपके लिए बहुत सहायक होगी और आप अपना ध्यान रखेंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी। धन्यवाद।